देखिए, ये जो क्लास अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं आप लोगों के लिए, ये सिंगल एंट्री का रिवीजन का क्लास है। इसमें हम लोग कोई सम सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि सम हम लोग अपने क्लास में सॉल्व कर चुके हैं। एक बार आपको आधे घंटे 40 मिनट 45 मिनट में पूरे चैप्टर का रिवीजन करवा देंगे, जिससे आप लोग वापस से सम्स वगैरह बैठ करके सॉल्व कर लीजिएगा। ओके, रिवीजन के टाइम पे ये याद रखिएगा कि आप 100% सम पेन और पेपर से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो जो जो सम आपको इंपॉर्टेंट लगे ना, जैसे अगर 20 सम एक्सरसाइज में है तो 30% 6 सम पेन पेपर पे कर लिए और 70% सम मान लो रीडिंग करके कर लिए कैलकुलेटर पे। और स्टडी मॉड्यूल के सारे इलस्ट्रेशन जरूर कर लीजिएगा। पिछले 3-4 टर्म का क्वेश्चन पेपर भी कर लीजिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट है, जो अभी आरटीपी आप लोगों के पास आई होगी, उसको आप लोग कंप्यूटर से निकाल करके उसको साथ में जरूर कर लीजिएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर रिवीजन ऑफ इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। देखिए, जिन लोगों के रिकॉर्ड्स इनकम्प्लीट होते हैं ना, वो डबल एंट्री बुक कीपिंग पे अपनी पूरी बुक्स नहीं रखते। वो लोग कुछ कुछ पार्ट ऑफ द बुक्स बनाते हैं, जैसे कैश बुक बना लेंगे, डेटर्स क्रेडिटर्स का लेजर बना लेंगे, एक चीज बनाएंगे एक चीज नहीं बनाएंगे। तो कुल मिलाकर के 100% बुक्स उनकी कंप्लीट नहीं रहेगी। और नहीं रहेगी इसलिए आपको क्वेश्चन पेपर में ट्रायल बैलेंस नहीं मिलेगा, क्योंकि इस तरह के लोग ट्रायल बैलेंस बना ही नहीं पाते हैं। तो हम लोगों को हैपेजर्ड वे में कुछ भी क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ हो सकता है, हम लोगों को बैठ करके क्वेश्चन पेपर के हिसाब से उसका क्लोजिंग बैलेंस शीट और करंट ईयर का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मतलब पीएल और बैलेंस शीट बनाना हम लोगों की जिम्मेदारी रहेगी। इसी तरह के क्वेश्चन इसमें सेट होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि हम लोगों को 5 स्टेप लेना पड़ता है, और 5 स्टेप लेने से हम लोगों का जो टोटल जो क्वेश्चन पेपर की रिक्वायरमेंट होती है वो पूरी हो जाती है। सबसे पहले हम लोगों को एक ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी पड़ती है। अच्छा, ये 5 स्टेप भी ऐसा नहीं कि आपको करना ही पड़ेगा, हो सकता है 5 में 4 स्टेप ही करना पड़े, 3 स्टेप ही करना पड़े, 2 स्टेप ही करना पड़े, लेकिन 5 स्टेप्स आर द टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स दैट वी विल हैव टू डू इन ऑर्डर टू कंप्लीट द सम। एक हम लोग ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे। ओपनिंग बैलेंस शीट जब बनाएंगे ना, तो ये जरूरी नहीं कि वो टैली हो। अगर वो टैली नहीं होगा तो उसमें हम लोगों को बैलेंसिंग फिगर यूज करना पड़ेगा। ज्यादातर वक्त में बैलेंसिंग फिगर अगर लायबिलिटी साइड शॉर्ट है तो कैपिटल का नाम से आता है, और अगर असेट साइड शॉर्ट है तो कैश इन हैंड के नाम से आता है। लेकिन ये जरूरी नहीं है। अगर कैश इन हैंड और कैपिटल दिया हुआ है, कुछ और चीज मिसिंग है, डेटर मिसिंग है, तो अपने बैलेंसिंग फिगर डेटर भी ले सकते हैं, क्रेडिटर मिसिंग है अपन क्रेडिटर भी ले सकते हैं। सेकेंड स्टेप में हम लोगों को कैश बुक बनाना पड़ता है। कैश बुक हम लोग जो बनाएंगे वो डबल कॉलम कैश बुक बनाएंगे अगर पॉसिबल हुआ तो। मतलब अगर क्वेश्चन पेपर उस तरह का बनाया हुआ है जहां पे कैश और बैंक का बाइफर्केशन हम लोग कर पाएंगे तो हम लोग डबल कॉलम बनाएंगे। लेकिन डबल कॉलम बनाने के लिए मरे मत जाना मतलब डोंट डाई फॉर दैट। अगर बाइफर्केशन पॉसिबल नहीं है ना, तो सिंगल कॉलम कैश बुक विल बी एनफ, नो प्रॉब्लम इन दैट। वहां कैश और बैंक को मिला करके रिसीट पेमेंट में लिखा जाएगा, आप उससे स्ट्रेस मत लीजिएगा। और अगर डबल कॉलम बनेगा तो डबल कॉलम बना देंगे। अच्छा, ये जो आप कैश बुक वगैरह बनाओगे ना, इसमें से भी कुछ ना कुछ मिसिंग फिगर निकल सकता है। क्लोजिंग बैक कैश बुक, क्लोजिंग कैश का फिगर ही मिसिंग निकल गया। कई बार क्या होता है ना, डिफल्केशन वगैरह होता है तो क्लोजिंग कैश बैलेंस 0 हो जाता है और डिफल्केशन मिसिंग फिगर निकल जाता है। कई बार क्या होता है कि कोई सेल, परचेस, पेमेंट टू क्रेडिटर कुछ भी मिसिंग हो सकता है। तो एक्चुअल में सिंगल एंट्री में हम लोग जो ये वर्किंग बना रहे हैं, ये 5 स्टेप बना रहे हैं, इसमें हम लोगों का व्यू यही है कि कहीं से कुछ भी मिसिंग फिगर अगर निकले तो हम लोग वो मिसिंग फिगर निकाल करके फाइनली जो 4th और 5th स्टेप है जिसमें हम पीएल और बैलेंस शीट बनाएंगे उसमें यूज कर सकें। तो जस्ट अपने दिमाग को खुला रखिएगा, कहीं से कोई भी मिसिंग फिगर निकले उसको लेकर के आगे बढ़ना है। प्लीज ध्यान रखिएगा, डबल एंट्री बुक कीपिंग वाली बुक्स नहीं है तो कहीं से भी कुछ मिसिंग फिगर निकल रहा है तो उसको वेलकम कीजिएगा। अगर आपको ये दिमाग में रहेगा ना, मेरा तो ट्रायल बैलेंस खुद टैली होना चाहिए, मेरा तो पीएल खुद टैली होना चाहिए, मेरा तो ओपनिंग बैलेंस शीट खुद टैली होना चाहिए, तो ये क्वेश्चन पेपर वैसा नहीं है। वो तब होता है जब वो लोग डबल एंट्री बुक कीपिंग पे अपनी बुक्स रखता है। यहां तो साफ है ये लोगों का रिकॉर्ड इनकम्प्लीट है, सिंगल एंट्री है, तो उसके लिए अपने दिमाग को खुला रखिएगा।
थर्ड स्टेप में हम लोग बनाएंगे मल्टीपल नंबर ऑफ लेजर अकाउंट्स, जैसे खास करके हम लोग डेटर अकाउंट बनाएंगे, क्रेडिटर्स अकाउंट बनाएंगे, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट बनाएंगे, बिल्स पेएबल अकाउंट बनाएंगे, एक्सपेंसेस अकाउंट बनाएंगे, फिक्स्ड असेट अकाउंट बनाएंगे। जितना जरूरत होगा ना उतना बनाएंगे। मैं तो इतना जानता हूं डेटर्स, क्रेडिटर्स, बीआर और बीपी, ये 4 अकाउंट ज्यादातर केसेस में बनाने पड़ते हैं। एक्सपेंस और फिक्स्ड असेट वगैरह जब हम लोगों को प्रॉब्लम होती है, हम लोगों को लगता है कि हम लोग चीजों को मैनेज नहीं कर पाएंगे, तब हम लोग एक्सपेंस और फिक्स्ड असेट का अकाउंट बनाते हैं। इससे भी हम लोगों को मिसिंग फिगर मिलेगा। डेटर से हो सकता है क्रेडिट सेल मिल जाए, क्रेडिटर से हो सकता है डिस्काउंट रिसीव्ड मिल जाए, बिल्स रिसीवेबल से हो सकता है ये मिल जाए कि कितना बिल मैच्योर होकर के कैश आया है, बिल्स पेएबल से ये पता चल सकता है कि कितना बिल हम लोग क्रेडिटर लोगों को इश्यू किए हैं। तो कहीं से कुछ भी मिसिंग फिगर मिल सकता है। फोर्थ स्टेप में हम लोग ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे करेंट ईयर का। ट्रेडिंग बना करके ग्रॉस प्रॉफिट निकल जाएगा, पीएल बनाएंगे तो नेट प्रॉफिट आ जाएगी। उस नेट प्रॉफिट को फिर क्लोजिंग बैलेंस शीट में कैपिटल के साथ एडजस्ट कर देंगे। आवर फिफ्थ स्टेप विल बी टू प्रिपेयर द क्लोजिंग बैलेंस शीट। हम खाली इतना जानते हैं कि पांचों स्टेप में कहीं से कुछ भी मिसिंग फिगर निकल सकता है, लेकिन क्लोजिंग बैलेंस शीट खुद टैली होना चाहिए। गॉट इट? तो ये 5 स्टेप होता है जिससे हम लोग इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स का फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना पाते हैं। इसके क्वेश्चन को समझने का तरीका एक ही है कि क्वेश्चन पेपर में ट्रायल बैलेंस नहीं होगा और हम लोगों को बोला जाएगा कि आप एक P&L और एक बैलेंस शीट बना करके दीजिए। नाउ सिंगल एंट्री के चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट बातें, ऐसे तो देखो जब आप ट्रेडिंग पीएल बनाओगे तो अक्रूवल कॉन्सेप्ट पे ट्रेडिंग पीएल बनेगा। जो भी एक्सपेंसेस इनकर हुआ है वो पीएल में लिखना है। सेल, क्रेडिट सेल, कैश सेल मिला करके जो टोटल सेल माइनस सेल्स रिटर्न नेट करके सेल लिखना है। परचेज वैसे जैसे बचपन से जैसा फाउंडेशन में बीकॉम में जैसा ट्रेडिंग पीएल बनाते थे ना अक्रूवल बेसिस पे, वैसा ही बनाना है। तो अलग से मेरे को अक्रूवल बेसिस पे कोई नॉलेज देने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ अक्रूवल बेसिस पे ट्रेडिंग पीएल बनेगा, कैश बेसिस पे कैश बुक बनेगा, डेटर क्रेडिटर जैसे नॉर्मल डेटर अकाउंट क्रेडिटर अकाउंट बनता है वैसे ही बनेगा। तो देयर इज नथिंग न्यू इन दिस, एवरीथिंग इज व्हाट वी हैड डिस्कस्ड इन द क्लासरूम, बट यस दीज 5 स्टेप्स आर नेसेसरी। अब इसमें मैं आपको बताता हूं एक करके। जैसे ट्रेडिंग जो होता है ना, वो एक बड़ा पाइवोटल मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट अकाउंट होता है सिंगल एंट्री में। कई बार क्या होता है, कई बार मतलब क्या 80% ऑफ द क्वेश्चंस में, अगर मोर देन 80% में ट्रेडिंग अकाउंट से ना ग्रॉस प्रॉफिट नहीं निकलता है। ये लोग ग्रॉस प्रॉफिट का रेशियो हम लोगों को दे देता है। हम लोगों को क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, कोई भी फिगर ये लोग मिसिंग करके देता है। अब जैसे मैं अगर 5 आइटम का ट्रेडिंग आपको बोलूं तो 5 आइटम के ट्रेडिंग में क्या क्या चीज आप लोग लिखते हो? 2 ओपनिंग स्टॉक, 2 purchases, buy sales, buy closing stock और 2 GP। अब इसमें अगर 5 की जगह 7 आइटम का ट्रेडिंग अकाउंट होगा तो वेजेज और कैरेज इनवर्ड भी आ जाएगा। फिर उसके बाद कुछ और भी आना होगा, गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट, गुड सेंट ऑन हायर परचेज, तो वो भी ट्रेडिंग में क्रेडिट साइड में आ जाएगा। पर सिंगल एंट्री के चैप्टर में ना ये 5 अकाउंट, ये 5 नाम से ही ट्रेडिंग अकाउंट जनरली बनता है। कभी कभी वेजेज और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, कैरेज इनवर्ड वगैरह आ जाता है तो आ जाता है। अब यहां पे मान लीजिए ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, सेल्स, जीपी, और क्लोजिंग स्टॉक। मान लीजिए 5 आइटम ट्रेडिंग अकाउंट में है। अब क्वेश्चन पेपर वाला लोग क्या करेगा कि आपको सेल का डेटा दे देगा, ओपनिंग स्टॉक परचेज का डेटा दे देगा, जीपी रेशियो बता देगा कि भाई जीपी रेशियो इज 20%। तो अगर आपका जीपी रेशियो 20% है तो आप 20% ऑन द सेल्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको जीपी मिल जाएगा। फिर क्लोजिंग स्टॉक बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक को आप बैलेंस शीट में ले जाइएगा।
क्लोजिंग स्टॉक वो लोग क्वेश्चन पेपर में नहीं देगा आपको, आपको निकालना पड़ेगा ट्रेडिंग अकाउंट से। कई बार क्लोजिंग स्टॉक दे देगा, मान लो आपको परचेज निकालना पड़ सकता है, परचेज क्लोजिंग स्टॉक दे देगा, आपको ओपनिंग स्टॉक निकालना पड़ सकता है। तो कोई भी एक फिगर वो लोग मिसिंग करके दे सकता है, और ट्रेडिंग में तो वो लोग मिसिंग देता ही देता है। और एक चीज याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन पेपर में जीपी रेशियो उन्होंने लिख दिया कि जीपी रेशियो इज इतना %, तो आप समझ जाइएगा ट्रेडिंग अकाउंट से कुछ ना कुछ मिसिंग फिगर निकलेगा। नहीं तो जीपी तो बैलेंसिंग फिगर के रूप में आना चाहिए ना ट्रेडिंग में, लेकिन अगर जीपी का तो रेशियो दे दिया है तो कुछ और मिसिंग फिगर निकलेगा। उसके लिए अपने आप को मेंटली तैयार कीजिएगा। अब 2.5 मंथ 3 मंथ बचा हुआ एग्जाम के लिए, एकदम सीरियसली रिवीजन करना आज से स्टार्ट कर दीजिए। ओके, नाउ अब यहां पे जीपी का एक तो कॉन्सेप्ट मैं आपको देता हूं कि जैसे जीपी का फॉर्मूला होता है जीपी ऑन सेल्स, तो फॉर्मूला इज बेसिकली जीपी बाई सेल इनटू 100। अब कई बार ये लोग क्वेश्चन पेपर में क्या करता है, जीपी ऑन सेल नहीं दे करके जीपी ऑन कॉस्ट दे देता है, और हम लोगों को जीपी ऑन सेल निकालना पड़ता है। जैसे मान लो यही वाला क्वेश्चन है, ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ, परचेज दिया हुआ है, सेल दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक और जीपी मिसिंग है, ये दो चीज मान लीजिए मिसिंग है, और जीपी रेशियो के लिए लिखा जीपी ऑन, बोला जीपी ऑन कॉस्ट इज 25%। मान लो उन्होंने बोला जीपी ऑन कॉस्ट इज 25%, तो इसका फंडा क्या है कि जीपी ऑन कॉस्ट इज 25%, तो आप कॉस्ट को मान लीजिए अज्यूम 100। तो अगर आपने कॉस्ट को अज्यूम किया 100, तो जीपी इज 25%, 100 का 25% जीपी ऑन कॉस्ट, तो जीपी आ गया 25, कॉस्ट और जीपी है तो सेलिंग प्राइस आ गया 125। तो आप बोलेंगे माई जीपी ऑन सेलिंग प्राइस इज, जिसको मेनली जीपी ऑन सेल बोलते हैं, 25/125 विच इज इवेंचुअली 20%। तो आपको फट से जीपी ऑन सेल मिल जाएगा। अब जैसे ही जीपी ऑन सेल मिल गया आपके पास, मेरा हाथ का मूवमेंट देखते रहिएगा, आपके पास सेल तो ऑलरेडी है ही 3000, जीपी ऑन सेल 20% आ ही गया है, तो आप जीपी मल्टीप्लाई करके, जीपी निकाल करके, क्लोजिंग स्टॉक निकाल करके ट्रेडिंग को आगे बढ़ा दीजिएगा। और अगर जीपी ऑन सेल ही दिया हुआ है तब तो ऐसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिमिलरली अगर जीपी ऑन सेल दिया हुआ और जीपी ऑन कॉस्ट अगर चाहिए, तो सेलिंग प्राइस को और जीपी लिख करके कॉस्ट को बैलेंसिंग फिगर निकाल लीजिएगा। जैसे मान लो मैं आपको दूसरा एग्जांपल देता हूं, आप ट्रेडिंग बना रहे हो, ट्रेडिंग वही वाला लिया हूं मैंने, फिगर वही वाले लिए हैं, लेकिन आप इंफॉर्मेशन देखिए। ये क्वेश्चन इस तरह से बिल्ड किया गया है कि आपको ओपनिंग स्टॉक, परचेज, क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ, सेल और जीपी मिसिंग है, और उन्होंने क्वेश्चन में बोल दिया जीपी ऑन सेल 20%। अब प्रॉब्लम क्या है, देखो आपके पास सेल भी नहीं है, जीपी भी नहीं है, तो जीपी ऑन सेल आप काम ही नहीं ले पाओगे। तो आपका तुरंत दिमाग दौड़ेगा कि भाई कोई बात नहीं, जीपी ऑन सेल नहीं यूज कर पा रहे हैं तो क्या हुआ, जीपी ऑन कॉस्ट निकाल लेते हैं, कॉस्ट तो मेरे पास है ही, कॉस्ट 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 मूव कर देंगे। तो ऐसे केस में सबसे पहले स्टूडेंट का काम होगा क्वेश्चन पेपर को देख करके कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल लेना। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मतलब जीपी और सेल छोड़ करके बाकी सबको प्लस माइनस करना है, माने ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अगर वेजेस और डायरेक्ट एक्सपेंसेस हुआ तो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस वेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो इस क्वेश्चन में अपना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आएगा 400, 4400 माइनस 2000, 2400। ये अपना कॉस्ट आ गया। इससे हम लोग जीपी निकाल लेंगे, देखो कैसे। अब जीपी ऑन सेल 20% दिया हुआ है, तो आप यहां पे बोलिए सेलिंग प्राइस 100, जीपी इसका 20% 20, तो
तो कॉस्ट प्राइस आ गया 80। तो अब आप क्या बोलेंगे, माई जीपी ऑन कॉस्ट इज 20/80, दैट इज 1/4, 25%। और आपके पास कॉस्ट दिया हुआ है 2400 रुपया का, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। आप 2400 रुपया का 1/4 दैट इज 25% मल्टीप्लाई कर दीजिए, जीपी आ जाएगा। बिकॉज जीपी ऑन कॉस्ट, ये भी जीपी ऑन कॉस्ट, ये रहा कॉस्ट, जीपी ऑन कॉस्ट 25%, तो इस कॉस्ट का 25% मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2400 का 25% 600 रुपया, जीपी 600 आ गया। जैसे जीपी 600 आया, सेल हम लोग निकाल लेंगे। तो ये एक आइडिया ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के लिए सिंगल एंट्री में बहुत ज्यादा काम आता है। अब आप जब ट्रेडिंग बनाते हो, पीएल बनाते हो, तो आप लोगों को अक्रूड एक्सपेंस निकालना पड़ता है, जिसको बोलते हैं करेंट ईयर का एक्सपेंस। अब करेंट ईयर का एक्सपेंस जो है, जो इस साल का एक्सपेंस है, वो पीएल में जाता है, और जो एक्सपेंसेस पेड होता है वो कैश बुक में जाता है, और जो एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड रहता है वो बैलेंस शीट में जाता है। अगर ओपनिंग प्रीपेड एक्सपेंस है, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, तो ओपनिंग बैलेंस शीट का पार्ट बनेगा। वो ओपनिंग बैलेंस शीट भी हम लोगों का एक स्टेप होता है। क्लोजिंग प्रीपेड एक्सपेंस और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, तो वो क्लोजिंग बैलेंस शीट का पार्ट बनता है। और हम लोगों के 3-4 स्टेप्स में ये सारी चीजें आती हैं। तो एक्सपेंसेस अक्रूड निकालने का कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल है। जो भी करेंट ईयर का खर्चा है वो ऐड करना है, जो भी पिछले साल का है और जो भी अगले साल का है उसको हटा देना है या उसको नहीं इंक्लूड करना है। तो थोड़ा सा केयरफुल अगर हम लोग रहेंगे तो हम लोग एक्सपेंसेस का अक्रूड का फिगर निकाल लेंगे। जैसे मैं आप लोगों को बताता हूं कि अगर मेरे इस तरह का डिटेल दिया हुआ, देखिए ओपनिंग, क्लोजिंग, प्रीपेड एक्सपेंस 1000, 1400, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 900, 1700, एक्सपेंसेस पेड 3000। तो अगर मैं बोलूं ये सारे डेटा, ये 5 डेटा बैलेंस शीट में और कैश बुक में कहां कहां पे कौन सा डेटा जाएगा। पीएल का डेटा तो अभी निकालेंगे हम, क्योंकि हमको एक्सपेंसेस एक्रूड ही तो निकालना है। तो आप खुद सोचो, ओपनिंग प्रीपेड एक्सपेंस और ओपनिंग आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने का स्टेप नंबर 1 में काम आएगा। क्लोजिंग प्रीपेड एक्सपेंस, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाएंगे तो उसमें असेट लायबिलिटी लिखने के काम आएगा। प्रीपेड एक्सपेंसेस आर आवर असेट्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आर लायबिलिटीज। एक्सपेंसेस पेड कैश बुक लिखने के काम आएगा। अब अक्रूड एक्सपेंस कौन सा है, माना अक्रूड एक्सपेंस इस क्वेश्चन में कितना है, पीएल में कितना एक्सपेंस जाएगा। तो इसमें 2 कॉन्सेप्ट है, एक एडलेस वाला, एक लेजर बनाने वाला। लेजर बनाने वाला जो कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लगता है पर उसमें सेफ्टी रहती है। एडलेस वाला मैं पहले बताता हूं। जैसे 3000 विल बी योर स्टार्टिंग पॉइंट टू फाइंड एक्सपेंस अक्रूड या एक्सपेंस फॉर द ईयर। 3000 विल बी योर स्टार्टिंग पॉइंट। अब पहले इन दोनों क्लोजिंग को देखो और सोच करके बताओ कौन सा इस साल का है। इस साल का जो पीएल में जाएगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इस साल का है 1700, क्लोजिंग देखने बोल रहा हूं, और 1400 प्रीपेड है, अगले साल से रिलेटेड है, माइनस कर दिए। ये जो 1000 और 900 को देखो, 1000 पिछली साल प्रीपे किए थे, यानी खर्चा इस साल का है, 1000 को ऐड कर दिए और 900 को लेस कर दिए, क्योंकि 900 आउटस्टैंडिंग पिछले साल का ही था, माने पिछले साल का ही खर्चा था, पेमेंट इस साल हुआ होगा, तो इस साल का तो खर्चा नहीं है, माइनस कर दिया। तो आप अगर आंसर देखोगे तो 3000 प्लस 1700 माइनस 1400 प्लस 1000 माइनस 900, 3400 रुपया इज माई एक्सपेंस फॉर द ईयर, जो मेरे पीएल में जाएगा। इतना सा नॉलेज चाहिए। अब इसमें अगर कोई क्वेश्चन में 4 की जगह 3 आइटम है
तो 3 आइटम का मैनेजमेंट हो जाएगा, एक आइटम नहीं है, 2 आइटम है तो 2 आइटम को एडजस्ट कर देंगे। इसी 3,400 रुपया को अगर हम लोग लेजर बना के निकालेंगे ना, तो बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है। एक्सपेंसेस का लेजर बनाइए, प्रीपेड को असेट बना के लिख दीजिए। प्रीपेड असेट होता है तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाई बैलेंस कैरेड डाउन। आउटस्टैंडिंग को लाइबिलिटी बना के लिख दीजिए, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस कैरेड डाउन। ब्रॉट डाउन कैरेड डाउन ऊपर नीचे करके ठीक से लिखिएगा। एक्सपेंसेस पेड यहां लिख दीजिए, एक्सपेंसेस टू कैश, बाई पीएल बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। तो 3 और 1 4, 5,700 माइनस 900 माइनस 1,400 आ गया 3,400। अब ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये आप भले सिंगल एंट्री के चैप्टर में सीख रहे हो, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स के चैप्टर में सीख रहे हो, लेकिन ये आपके काम हर चैप्टर में आएगा। बिकॉज अल्टीमेटली व्हाट यू आर डूइंग इज यू आर फाइंडिंग द अक्रूड एक्सपेंसेस, अक्रूड इनकम्स, करंट ईयर का सेल्स परचेजेज, एंड दिस इज गोइंग टू बी यूज्ड इन ऑल द चैप्टर्स। तो इस रिवीजन को ऐसा समझो कि हम लोग सिंगल एंट्री का रिवीजन का आधा घंटा, 45 मिनट या 1 घंटा जो भी लगेगा, उसमें हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, एंड विल यूज इट इन ऑल अदर चैप्टर्स, डिपार्टमेंट, ब्रांच, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, सब में काम आ जाएगा। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है डिफल्केशन। बेसिक आइडिया यही है कि अगर डिफल्केशन हुआ, चाहे कैश का हुआ चाहे स्टॉक का हुआ, तो अपने लिए लॉस है। डिफल्केशन इज ए डेबिट आइटम, जैसे सैलरी, वेजेस, प्रिंटिंग होता है ना, जो पीएल के डेबिट साइड में जाता है, डिफल्केशन भी वैसा ही अकाउंटिंग है। तो अगर मान लो कैश का डिफल्केशन हुआ, चोरी, तो आपकी एंट्री आएगी डिफल्केशन अकाउंट डेबिट टू कैश। और ये मान लो 500 रुपए का डिफल्केशन है, सिंगल सिंपल एंट्री, एक डेबिट के पीछे एक क्रेडिट है, ये एंट्री होती है, और ये डिफल्केशन पीएल में चला जाता है। और ये जो कैश बुक है, कैश बुक में पेमेंट साइड में आप दिखाते हो, चोरी हो गया तो कैश कम हो जाता है। अब अगर यहीं पे कोई इंश्योरेंस रिकवरी होती है, मान लो कैश हम लोगों का इंश्योर्ड था और इंश्योरेंस वालों ने 300 रुपया हम लोगों को दे दिया, तो हम लोग पीएल में फिर 200 रुपीज भेजेंगे। इन दैट केस आर बाद वाला एंट्री विल बी कैश अकाउंट या इंश्योरेंस क्लेम रिकवरी अकाउंट, रिकवरेबल। अगर कैश नहीं मिला है तो असेट में खड़ा कर देंगे 300 रुपया को, 300 रुपया P&L अकाउंट, 200 रुपया टू डिफल्केशन अकाउंट, 500 रुपया। अगर इंश्योरेंस रिकवरी हुआ तो अब तुम खुद गेस करो, अगर इंश्योरेंस रिकवरी 0, 1 रुपया भी इंश्योरेंस, हम लोग का इंश्योरेंस ही नहीं था मान लो, मैं जरा स्केल से कवर करता हूं। अगर इंश्योरेंस रिकवरी 1 रुपया भी नहीं था तो इंटायर लॉस ऑफ 500 विल गो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अच्छा, यही अगर डिफल्केशन, अच्छा ये डिफल्केशन, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस इन ट्रांजिट, हर तरह की चीजों में ये डिफल्केशन का काम आएगा। बस डिफल्केशन का नाम बदल देना हर बार, डिफल्केशन हो जाएगा लॉस बाय फायर, लॉस इन ट्रांजिट, कुछ भी। अच्छा, अगर कैश का लॉस हुआ तो टू कैश लिख दोगे, अगर स्टॉक का लॉस हुआ तो टू परचेज लिखिएगा, क्योंकि हम लोग स्टॉक अकाउंट जब स्टॉक परचेज करते हैं ना तो परचेज डेबिट करते हैं, स्टॉक अकाउंट डेबिट नहीं करते हैं। फर्नीचर में आग लगेगा तो टू फर्नीचर लिख देना। कॉन्सेप्ट यही रहेगा, जो चीज जला क्रेडिट उसको करेंगे, कैश जला टू कैश, फर्नीचर जला टू फर्नीचर, स्टॉक जला टू स्टॉक नहीं करके टू परचेज। कई बार टू परचेज की जगह लोग टू ट्रेडिंग भी लिख देते हैं। टू परचेज लिखो तो डेबिट साइड से परचेज कम हो गया, टू ट्रेडिंग लिखो तो परचेज को फुल लिख दिया, ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में लिख दिया। और ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में हम लिखते हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि मैं एक इनकम लिख रहा हूं,
मैं परचेज कम नहीं किया बोल के ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में लिख रहा हूं। तो आपने देखा होगा बहुत जगह पे टू परचेज नहीं करके स्टॉक का डिफल्केशन होने से लोग टू ट्रेडिंग भी लिखते हैं। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक ही बात है, टू परचेज लिखो या टू ट्रेडिंग लिखो, हार्डली मेक्स ए डिफरेंस। अदरवाइज डिफल्केशन चाहे स्टॉक का हो चाहे कैश का हो, बेसिक अकाउंटिंग प्रोसीजर इज द सेम। उसके बाद अपना अगला पॉइंट ऑफ डिस्कशन है गुड्स विड्रॉन। आप जानते हैं गुड्स से रिलेटेड कोई भी काम होता है हम लोग परचेज से एडजस्ट करते हैं। जैसे आप अगर गुड्स विड्रॉ करते हो तो आप क्या एंट्री मारते हो, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। टू ट्रेडिंग भी लिखा जा सकता है पर टू परचेजेस बेटर है। यहां पे भी ना भले हम टू ट्रेडिंग लिख पाते हैं, हम समझ लेते हैं, याद कर लेंगे कि हाँ ट्रेडिंग भी लिख सकते हैं, पर हम लोग को जब भी मौका मिलेगा हम लोग टू परचेज ही लिखेंगे। इफ देयर इज ए स्कोप हम लोग परचेज ही लिखेंगे। तो ड्रॉइंग टू परचेजेस आ गया। अच्छा, ये सब जितना भी एंट्री आता है ना, गुड्स विड्रॉन हो या एडवर्टाइजमेंट एंड फ्री सैंपल हो गुड्स का, या गुड्स डिफल्केशन हो, ये सारी एंट्री कैश प्राइस पे मतलब कॉस्ट प्राइस पे लिखी जाती है। परचेज तो कॉस्ट पे डेबिट करते हो ना, तो परचेज को जब गिराना भी होगा तो कॉस्ट पे ही गिरा पाएंगे। सिमिलरली अगर गुड्स विड्रॉन फॉर एडवर्टाइजमेंट पर्पजेज मतलब एडवर्टाइजमेंट एंड फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो क्या एंट्री होगा, परचेज तो परचेज ही रहेगा, गुड्स डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, ड्रॉइंग की जगह अपन डेबिट कर देंगे एडवर्टाइजमेंट को। अब ये एडवर्टाइजमेंट जो है डेबिट साइड में P&L में चला जाएगा, खर्चा है ना। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज डेटर्स वेलोसिटी। जब मैं डेटर्स वेलोसिटी आपको पढ़ाऊंगा तो क्रेडिटर्स वेलोसिटी भी साथ में ही हो जाएगा। क्या कॉन्सेप्ट है? कॉन्सेप्ट ये है कि डेटर्स वेलोसिटी का मतलब है, डेटर्स वेलोसिटी का मतलब है हाउ मच टाइम आवर डेटर्स आर टेकिंग टू क्लियर देयर आउटस्टैंडिंग ड्यूज। हम डेटर को कितने महीने का उधार देते हैं। मतलब ये कि अगर मेरा डेटर्स वेलोसिटी 1 महीने का है तो इसका मतलब हम डेटर को 1 महीने का उधार देते हैं। माने डेटर माल खरीदने जब मेरे पास आएगा तो वो 1 महीना बाद अपना पैसा चुकाएगा, फिर नया माल लेकर जाएगा। सो दैट इज कॉल्ड डेटर्स वेलोसिटी। इफ डेटर्स वेलोसिटी इज 1 मंथ, डेटर्स टर्नओवर इज कॉल्ड 12 टाइम्स। तो डेटर्स टर्नओवर और डेटर्स वेलोसिटी सिनोनिम की तरह यूज किया जाता है। वेलोसिटी मंथ में होता है, टर्नओवर टाइम्स में होता है। बिकॉज 1 महीना में अगर डेटर पैसा देगा तो 12 बार वो मेरे पास घर में आएगा माल लेने। नाउ इसका यूज कैसे होता है? इसका यूज ऐसे होता है कि मान लीजिए मेरा अगर साल का क्रेडिट सेल 600 रुपीज का या 600 लाख का है और मेरा डेटर्स वेलोसिटी अगर 1 मंथ का है, तो इसका सिंपल सा मतलब है कि हमारा 1 महीना का सेल, साल का सेल 600 है तो 1 महीना का सेल 50 होगा, 600 डिवाइडेड बाय 12। 1 महीना का सेल का पैसा डेटर में खड़ा रहेगा। तो अगर मेरा साल स्टार्ट अप्रैल में हुआ और खत्म मार्च में हो रहा है तो अप्रैल में हम जो माल बेचेंगे मई में पैसा आएगा, मई में माल बेचेंगे जून में आएगा, जून में माल बेचेंगे जुलाई में पैसा आ जाएगा। तो लास्ट मंथ में मतलब जो लास्ट मार्च में माल हम बेचे होंगे उसका पैसा अगले साल आएगा। तो मार्च का पैसा अगर अगले साल आएगा तो वो पैसा मेरा क्लोजिंग डेटर बन जाएगा। सिंपल सा बात है, मंथली सेल पता कर लो, 1 महीना का डेटर रहता है तो 1 महीना का डेटर क्लोजिंग डेटर बन जाएगा। तो अगर ये मेरी कंपनी का पहला साल है, फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशन है, तो मेरा टोटल सेल 600 है, मेरा क्लोजिंग डेटर 50 है,
तो मेरे को कलेक्शन 550 मिल गया होगा। अब ये जो मेरा सेल है ये ट्रेडिंग पीएल में चला जाएगा, ये जो मेरा डेटर है मेरे बैलेंस शीट में चला जाएगा, और मेरा जो कलेक्शन है $550 का मेरा जो कलेक्शन है वो मेरे कैश बुक में चला जाएगा। दिस इज हाउ इट इज यूज्ड। सिमिलरली अगर कोई ओपनिंग डेटर रहा, मान लो इसी क्वेश्चन में बोला ओपनिंग डेटर भी है, ओपनिंग डेटर है 40, तो कलेक्शन थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, बिकॉज ओपनिंग डेटर तो पिछला साल का माल बेचे थे, वो तो इसी साल के पहला मंथ में कलेक्शन आ जाएगा, तो आवर कलेक्शन विल बिकम 550 प्लस 40 590। और आराम से आप डेटर अकाउंट भी तो बनाते ही हो, तो आप डेटर अकाउंट में डाल देना ना सब कुछ को। आप डेटर अकाउंट भी तो एक तो स्टेप में आता है ना, तो आप टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख देना, उसमें 40, टू सेल्स आ जाएगा, क्रेडिट सेल्स 600, बाई बैलेंस कैरेट डाउन 50 आ गया, तो बाई कैश ऑटोमेटिकली 590 आ जाएगा। अब ये जिस तरीके से डेटर्स वेलोसिटी काम आता है, क्रेडिटर्स वेलोसिटी का भी वर्किंग एग्जैक्टली वैसे ही होता है। पंचू एक बार पॉज करो, पॉज, बंद नहीं, पॉज करो खाली। अब बच्चों जैसे अपने डेटर्स वेलोसिटी यूज किए ना, एग्जैक्टली वैसे ही क्रेडिटर्स वेलोसिटी भी यूज होता है। और ये सबसे भी ना अल्टीमेटली देखो कुछ ना कुछ मिसिंग फिगर ही निकल करके सामने आता है, तो आप ये सब काम सिर्फ मिसिंग फिगर के लिए ही करते हो। अब अपना अगला टॉपिक मैं लेता हूं, वो है डेप्रीसिएशन अकाउंटिंग को लेकर के। तो ऐसे तो डेप्रीसिएशन अकाउंटिंग का सारा डिस्कशन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 में आप लोग किए ही हैं, हम लोग करेंगे भी रिवीजन में। तो डेप्रीसिएशन का कॉन्सेप्ट में क्या है कि ये लोग क्या करते हैं, जैसे ऐसे तो डेप्रीसिएशन प्रो राटा हम लोग चार्ज करते हैं। मतलब अगर असेट मान लीजिए हम लोग करेंट ईयर में, मेरा साल अप्रैल से लेकर के मार्च तक का है, और हम कोई असेट अगर जनवरी 1 तारीख को खरीदे हैं, तो मेरा जनवरी 1 से लेकर के मार्च 31 तक 3 महीना का ही डेप्रीसिएशन हम रिकॉर्ड करेंगे, इसको बोलते हैं प्रो राटा डेप्रीसिएशन। सिमिलरली अगर मैं जनवरी 1 तारीख को मेरी कोई पुरानी असेट बेच देता हूं, तो डेप्रीसिएशन हम अप्रैल से लेकर के जनवरी 1 तक यानी 9 महीना का ही डेप्रीसिएशन चार्ज करेंगे। सो दैट इज माई प्रो राटा डेप्रीसिएशन विच आई विल डू। लेकिन सिंगल एंट्री के क्वेश्चन में ये लोग प्रॉब्लम कहां खड़ा करता है, ये लोग यूज करता है डेप्रीसिएशन हैज बीन प्रोवाइडेड और डेप्रीसिएशन इज टू बी प्रोवाइडेड। ये दो वर्ड में ये लोग झमेला करता है। तो इसका एक लाइन में हम आपको सॉल्यूशन देते हैं। डेप्रीसिएशन हैज बीन प्रोवाइडेड का मतलब क्लोजिंग फिक्स्ड असेट जो ये लोग क्वेश्चन पेपर में दिया है वो डेप्रीसिएशन माइनस करके आया है। आपको और माइनस करके नया क्लोजिंग बैलेंस निकालना नहीं है, बिकॉज दे आर यूजिंग द वर्ड डेप्रीसिएशन हैज बीन प्रोवाइडेड, मीन्स क्लोजिंग फिक्स्ड असेट इज गिवन आफ्टर डिडक्टिंग करेंट ईयर्स डेप्रीसिएशन। और अगर डेप्रीसिएशन इज टू बी प्रोवाइडेड लिखा है तो जो क्लोजिंग फिगर भी वो लोग लिखा है, भले वो लोग क्लोजिंग नाम दिया है, दिस इज क्लोजिंग, लेकिन वो बिफोर डिडक्टिंग डेप्रीसिएशन वाला क्लोजिंग है। तो आपको फाइनल क्लोजिंग का फिगर एक बार और निकालना पड़ेगा विच इज आफ्टर डिडक्टिंग डेप्रीसिएशन। तो जस्ट बी ए लिटिल बी केयरफुल, जस्ट बी ए लिटिल केयरफुल। इसका आइडिया मैं ऐसे देता हूं कि जैसे मान लीजिए मैं एक फिक्स्ड असेट का अकाउंट बना रहा हूं, मेरा ओपनिंग फिक्स्ड असेट जो है, ओपनिंग टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 400 है, और वो लोग बोला क्लोजिंग भी 400 है। बोला क्लोजिंग भी 400 है, ओपनिंग 400 क्लोजिंग 400, और बोला डेप्रीसिएशन इज टू बी प्रोवाइडेड 10%। टू बी प्रोवाइडेड मतलब ये जो क्लोजिंग फिगर है ये डेप्रीसिएशन माइनस किया हुआ नहीं है, हमें माइनस करना है। तो सर ये रॉन्ग हो गया, आप बोल सकते हो रॉन्ग हो गया, बट ऐसे रॉन्ग नहीं बोलते, अपन ऐसे बोलते हैं कि भाई ये फिगर अभी एडजस्ट होना बाकी है, फाइनल क्लोजिंग नहीं है। तो सर फिर फाइनल क्लोजिंग कैसे निकालेंगे? अब यहां पे देखो ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों 400 है, यानी कोई परचेज सेल तो हुआ नहीं है, खाली डेप्रीसिएशन अकाउंटिंग होना बाकी है। तो आप इसको क्लोजिंग मानो ही मत,
आप आराम से इसके ऊपर डेप्रीसिएशन चार्ज करो, बाई डेप्रीसिएशन 40 और अपना बोलो क्लोजिंग इज 360। क्लोजिंग इज 360। तो ये रियल क्लोजिंग है। और वही मान लो ऐसा एक क्वेश्चन आया कि आप फिक्स्ड एसेट अकाउंट बना रहे हो, बैलेंस ब्रॉट डाउन 1000 आया, बैलेंस कैरेट डाउन दिया है 900 और बोला डेप्रीसिएशन हैज बीन प्रोवाइडेड एट द रेट ऑफ 10%। मतलब ये जो क्लोजिंग का फिगर है ये डेप्रीसिएशन प्रोवाइड करके, डिडक्ट करके दिया हुआ है, आपको इसको सुधारना नहीं है, सुधरा हुआ फिगर है। तो आप खाली डेप्रीसिएशन निकाल लीजिए बैलेंसिंग फिगर, या बोल दीजिए 900 इज 90% बिकॉज 10% का डेप्रीसिएशन प्रोवाइड हुआ है। तो इफ 900 इज 90%, 10% इज डेप्रीसिएशन, तो डेप्रीसिएशन का अमाउंट इक्वल टू 900 इंटू 10/90 बिकॉज 900 इज 90%, तो 10% इज 100, तो डेप्रीसिएशन का फिगर 100 निकल के आ गया। तो ये थोड़ा आप लोग चेक कर लीजिएगा कि डेप्रीसिएशन हैज बीन प्रोवाइडेड लिखा हुआ है कि टू बी प्रोवाइडेड लिखा हुआ है। हैज बीन का मतलब क्लोजिंग फिगर इज आफ्टर डिडक्टिंग डेप्रीसिएशन, यू डोंट हैव टू डिडक्ट एनीथिंग मोर। और टू बी प्रोवाइडेड मीन्स क्लोजिंग फिगर विच इज गिवन इन द क्वेश्चन इज नॉट आफ्टर डिडक्टिंग डेप्रीसिएशन, वी हैव टू डिडक्ट इट एंड फाइंड अ न्यू क्लोजिंग फिगर। अगला टॉपिक है इन्वेस्टमेंट को लेकर के। अब क्योंकि इन्वेस्टमेंट का तो आप एक फुल फ्लेजेड चैप्टर पढ़ चुके हो, तो यहां पे जो मैं 2-3 लाइन रिवीजन के लिए बोलूंगा वो एकदम बेसिक लगेगा कि अगर सिंगल एंट्री के चैप्टर में कोई इन्वेस्टमेंट परचेज किया हुआ है तो एंट्री इन्वेस्टमेंट टू कैश होता है, बिकॉज आफ्टर ऑल यू आर बाइंग एन असेट, तो एंट्री इज इन्वेस्टमेंट टू कैश। और इंटरेस्ट डिविडेंड का अगर कैलकुलेशन करने बोल रहा है तो आप इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करके उसको इनकम में लिख दीजिएगा। और यह जरूर ध्यान दीजिएगा कि हम लोग जो इन्वेस्टमेंट परचेज करते हैं और मान लो इन्वेस्टमेंट टू कैश या बैंक लिखते हैं तो हम लोग अपने कॉस्ट पे लिखते हैं, मतलब द अमाउंट दैट वी पेड फॉर बाइंग आवर इन्वेस्टमेंट, नॉट द फेस वैल्यू। फेस वैल्यू तो सिर्फ इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के काम आता है, डिविडेंड कैलकुलेट करने के काम आता है, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कैलकुलेट करने के काम आता है। इंटरेस्ट और डिविडेंड का अकाउंटिंग अब आप पूरा इन्वेस्टमेंट के चैप्टर में अच्छे से पढ़ चुके हो, तो अगर वो सिंगल एंट्री के चैप्टर में यूज करने आएगा तो आप बहुत आराम से अब यूज कर पाएंगे। एक चीज मैं और बोलता था कि कई सारे सिंगल एंट्री के सम में वो लोग करेंट रेशियो दे देता है। एफएम की क्लास में आप लोगों ने करेंट रेशियो का फॉर्मूला सीखा होगा, करेंट असेट बाय करेंट लायबिलिटीज। अब मान लो करेंट असेट में 3 चीजें हैं, स्टॉक है, डेटर्स है और कैश है। और क्रेडिट करेंट लायबिलिटी में मान लीजिए क्रेडिटर्स है और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है। अब मान लीजिए वो बोला ये रेशियो इज 2। अब यहां पे 5 आइटम है, देखिए स्टॉक, डेटर, कैश, क्रेडिटर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, और रेशियो 2 दिया हुआ है। अब अगर इसमें से सब चीज दिया हुआ, खाली डेटर मिसिंग है, तो आराम से हम लोग डेटर को बैलेंसिंग फिगर निकाल सकते हैं ना रेशियो यूज करके, जो कि आप लोग एफएम की क्लास में तो लगातार करते ही है ना। तो अगर सिंगल एंट्री में भी ये सब चीज यूज करने आएगा तो यूज करेंगे, आराम से कंफर्टेबली यूज कर लेंगे। तो ये चीज भी कई बार क्वेश्चन पेपर में आता है, थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा। सिंगल एंट्री में ना ज्यादा ध्यान देने का कॉन्सेप्ट जानते हो कहां पे आता है? वो होता है लैंग्वेज में, हैज बीन, टू बी, इट इज टू बी रिकॉर्डेड, कोई भी चीज को लेकर के, तो इसका मतलब वो काम हमसे करवाना चाहता है। और जहां पे भी ना सिंगल एंट्री के चैप्टर में जहां पर भी आपको लगे ना प्रॉब्लम हो रही है, आप फट से लेजर अकाउंट खोल दीजिएगा, लेजर में एंट्री मार दीजिएगा, जो भी बैलेंसिंग फिगर निकलेगा ना उसको ले जाकर के वो जो 5 स्टेप मॉडल है ना आपका, 5वां स्टेप में कहीं पे भी किसी स्टेप में भी उसका काम हो, उस स्टेप में उसको डाल दीजिएगा।
कैश बुक डबल कॉलम बनाने का कोशिश कीजिएगा अगर पॉसिबल हो तो, और अगर पॉसिबल नहीं है तो अपना माथा उसके अंदर घुसेड़ मत दीजिएगा। सिंगल कॉलम कैश बुक इज ऑल्सो ए गुड कैश बुक। अब कलेक्शन फ्रॉम डेटर इन कैश और इन चेक का बाइफर्केशन निकलेगा ही नहीं, तो आप कैसे डबल कॉलम बना दोगे? मत बनाना, सिंगल कॉलम से हो जाएगा काम। ठीक है, अगला जो अपना टॉपिक है वो है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर मेथड ऑफ फाइंडिंग प्रॉफिट। अभी तक जो हम लोग पिछले 40 मिनट में रिवीजन कर रहे थे उस मेथड को बोलते कन्वर्जन मेथड। उसको कन्वर्जन क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम लोग इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स को कंप्लीट रिकॉर्ड्स में कन्वर्ट करते हैं। आधा अधूरा डिटेल से हम लोग पूरा पीएल और बैलेंस शीट बढ़िया वाला डबल एंट्री वाला बना के देते हैं। जो 5 स्टेप हम करते हैं ना, उसमें हम लोग इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स को पूरा कंप्लीट करते हैं। ये जो मेथड है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड ऑफ फाइंडिंग द प्रॉफिट, इसका नाम ही है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर मेथड ऑफ फाइंडिंग द प्रॉफिट। इस मेथड का नाम नहीं है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग पीएल एंड बैलेंस शीट, नो। इसका नाम है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर मेथड ऑफ फाइंडिंग प्रॉफिट। इसका कॉन्सेप्ट यहां से आया, देखो। जो अपने कैपिटल का इक्वेशन बोलते हैं ना, ओपनिंग कैपिटल प्लस करेंट ईयर प्रॉफिट प्लस इंट्रोडक्शन माइनस ड्रॉइंग इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल। ये इक्वेशन कैपिटल का इक्वेशन हम लोग बोलते हैं ना, और यूज भी करते हैं सिंगल एंट्री के चैप्टर में। हर चैप्टर में कैपिटल जब भी लिखते हैं इनर कॉलम में लिखते हैं ना, ये 5वां अमाउंट, इसी में से एक अमाउंट प्रॉफिट है। तो अगर कोई बोले प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है, तो द आंसर इज क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग्स माइनस इंट्रोडक्शन माइनस ओपनिंग कैपिटल। डन। अब अगर कोई क्वेश्चन इस तरह से बनाया गया है कि आप प्रॉफिट लॉस अकाउंट बना ही नहीं सकते, सेल परचेज सैलरी रेंट प्रिंटिंग ये सब का डिटेल नहीं है, पीएल नहीं बनेगा, लेकिन अगर वो क्वेश्चन बोलता है मेरे को प्रॉफिट निकाल के दो करेंट ईयर का, तो आप इस फंडा से, इस नॉलेज से प्रॉफिट निकाल सकते हो। इस केस में क्या होगा, आपको पहले एक ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा, उससे ओपनिंग कैपिटल निकल आएगा। क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा, उससे क्लोजिंग कैपिटल निकल आएगा। कोशिश करना कि ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस शीट में जो असेट और लायबिलिटी आप लिखो वो एकदम बढ़िया वाला फाइनल फिगर, मतलब फिक्स्ड असेट आफ्टर डिप्रिसिएशन, डेटर आफ्टर डिडक्टिंग बैड डेट एंड प्रोविजन फॉर बैड डेट, एवरीथिंग को फाइनल फिगर में लिखना है, तो आपका कैपिटल का फिगर एकदम करेक्ट आ जाएगा। तो आप दो कैपिटल निकाल लो, ओपनिंग और क्लोजिंग। अगर ड्राइंग और इंट्रोडक्शन 1 रुपया भी नहीं किए हो, 1 रुपया भी, तो क्लोजिंग कैपिटल और ओपनिंग कैपिटल के बीच का जो गैप है वो प्रॉफिट है। मान लो अपना ओपनिंग कैपिटल 2000 है, क्लोजिंग कैपिटल 2300 रुपया है, और हम लोग कोई रुपया इंट्रोडक्शन और ड्राइंग नहीं किए, तो 2000 से 2300 क्लोजिंग कैपिटल पहुंचा कैसे? आंसर इस 300 रुपए प्रॉफिट की वजह से, तो प्रॉफिट का फिगर 300 निकल गया। इस तरीके से प्रॉफिट निकाला जाता है अंडर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर मेथड। और अगर ड्राइंग और इंट्रोडक्शन दिया है, जैसे मान लो ड्राइंग करके 2300 रुपया कैपिटल आया और ड्राइंग हम लोग 100 रुपीज किए, तो दैट मीन्स आवर प्रॉफिट इज 400, बिकॉज ड्राइंग किए 100 तो 2300 कैपिटल बन गई, तो इसका मतलब ड्राइंग के पहले 2400 कैपिटल थी, 2400 कैपिटल ओपनिंग 2000 से बनी है, तो 400 प्रॉफिट कमाए हैं। और अगर इंट्रोडक्शन का फिगर दिया है तो इंट्रोडक्शन उसमें से माइनस कर देंगे। मान लो ड्राइंग भी दिया है, इंट्रोडक्शन भी दिया हुआ है, तो प्रॉफिट का फिगर विल सुटेबली बी चेंज्ड। तो अपना इसमें काम क्या है मालूम? अपने को पहले ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना है, डेटा ढूंढना है, ओपनिंग कैपिटल निकल जाएगा, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 इज क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाना है, क्लोजिंग कैपिटल निकालना है, 2 ओवर। स्टेप 3 इज फाइंड आउट ऑल द ड्रॉइंग्स एंड इंट्रोडक्शंस ड्यूरिंग द ईयर। इधर उधर लिखा हुआ मिलेगा आपको। उसके बाद इसको एक टेबल फॉर्म में डाल दो कि भाई माई क्लोजिंग कैपिटल इज 2300, एड ड्रॉइंग 100, लेस इंट्रो 200, लेस ओपनिंग कैपिटल 2000, प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर 200। इस तरह से बना लेने से
अपना प्रॉफिट फॉर द ईयर निकल जाता है। अच्छा, इस तरह के सम्स में ना ये लोग पार्टनरशिप का सम घुसा देते हैं, तो उसमें खाली इंट्रोडक्शन और ड्राइंग नहीं होता, उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी रहता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी रहता है। तो उसको अच्छे से आपको प्लस माइनस का इक्वेशन अच्छे से सेट करना पड़ता है। जैसे ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस ड्राइंग माइनस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल। तो उसमें इंटरेस्ट का भी लफड़ा रहता है, रेम्यूनरेशन का भी लफड़ा रहता है, तो उस तरह का सम भी वो लोग बना करके देते हैं। उस तरह का अगर मैं इक्वेशन आपके सामने रखूं, पार्टनरशिप का बड़ा वाला अगर इक्वेशन आपके सामने रखूं, तो ये देखिए यहां पे मैंने लिखा बड़ा वाला इक्वेशन पार्टनरशिप का। क्या? ओपनिंग कैपिटल या करेंट अकाउंट जो भी बोलो, ओपनिंग कैपिटल प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्लस रेम्यूनरेशन माइनस ड्राइंग माइनस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग प्लस शेयर ऑफ प्रॉफिट इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल। कैपिटल की जगह करेंट अकाउंट यूज हो ही सकता है पार्टनरशिप में, आपको मालूम ही है। तो अगर यहां से मान लो आपको शेयर ऑफ प्रॉफिट पता करना है, पार्टनर का प्रॉफिट पता करना है, तो यही सबका इक्वेशन में आ जाएगा ऑटोमेटिकली प्लस माइनस करके। ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उधर जाएगा तो ऐड हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी और ओपनिंग करेंट अकाउंट माइनस हो जाएगा उधर जाएगा। तो यहां देखिए निकाल के दिए, क्लोजिंग करंट अकाउंट एड ड्राइंग एड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेस सैलरी लेस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेस ओपनिंग करंट अकाउंट इज करंट ईयर्स का प्रॉफिट ऑफ दैट पार्टनर। ये अगर पूरे पार्टनरशिप फर्म का है, सबका मिलाया हुआ है, तो ये पूरे पार्टनरशिप फर्म का प्रॉफिट आ जाएगी। डिवीजन आप कर दीजिएगा। तो ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर मेथड का कॉन्सेप्ट है। हां, इसमें एक तो इंटरेस्टिंग बात हमको बताना था रिवीजन के लिए ये कि अगर अपने को ओपनिंग कैपिटल 4 साल पुराना दिया हुआ है 1416 का, और क्लोजिंग कैपिटल ये वाला क्लोजिंग कैपिटल 4 साल बाद का दिया हुआ 31,320 का, और ये इंट्रोडक्शन और ड्राइंग भी 4-4 साल के दिए हुए हैं, तो जो प्रॉफिट भी निकलेगा वो 4 साल का एक साथ निकलेगा। घबराना मत। अगर 4 साल का प्रॉफिट निकला तो उसको 1 साल का बताने के लिए 4 से डिवाइड कर देना, अज्यूमिंग दैट प्रॉफिट्स आर अर्न्ड इवनली थ्रू आउट द पीरियड। और अगर आपको बता दिया कि मान लो 4 साल का प्रॉफिट निकला 400, बट दे हैव बीन अर्न्ड इन द रेशियो 2:4:5:9, तो आप उस रेशियो में 400 को डिवाइड कर देना, इंडिविजुअल ईयर का प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। डिड यू गेट इट? बाकी अगर सिंगल एंट्री के क्वेश्चन पेपर में प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंटिंग आया, तो आप लोगों को प्रोविजन फॉर टैक्स का फुल अकाउंटिंग कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में हम बता चुके हैं, उसको यूज कर लीजिएगा। अगर प्रोविजन फॉर बैड डेट का अकाउंटिंग आया, तो प्रोविजन फॉर बैड डेट का अकाउंटिंग आपको अलग से डेटर्स के साथ के डिस्कशन में हम करवा चुके हैं। ऐसे भी प्रोविजन फॉर बैड डेट आप बचपन से जानते हो, उसका भी अलग से एक छोटा सा लेक्चर हम आपको YouTube में मतलब रिकॉर्डिंग के लिए हम आपको अलग से दे चुके थे। अभी दोबारा आप लोग उसको रिविजिट कर लीजिएगा। नॉर्मली क्या होता है ना कि जो टैक्सेस होता है सिंगल एंट्री वगैरह में, उसको पर्सनल इनकम टैक्स या पर्सनल इनकम टैक्स बोल करके लिखा रहता है। अगर वो पर्सनल इनकम टैक्स बोल करके लिखा हुआ तब तो वो ड्राइंग की तरह ट्रीट हो जाता है। लेकिन अगर वो बोला नहीं प्रोविजन फॉर टैक्स बनाओ, इसका मतलब वो पीएल में एक्सपेंस लिखाना चाहता है। तो उसमें क्या होता है, आप जब पीएल बनाते रहते हो और मान लो आपका टोटल इनकम 400 है और आपका टोटल एक्सपेंस 300 है, तो आपका प्रॉफिट 200 हो गया, तो बोलेगा प्रोविजन फॉर टैक्स बनाइए 30%। तो आप 100 पे प्रोविजन फॉर टैक्स बना दोगे, PL2 प्रोविजन फॉर टैक्स 30।
और आपकी नेट प्रॉफिट आ जाएगी 70। अगर उन्होंने कभी प्रोविजन फॉर टैक्स बनाने बोला तो। अब बैलेंस शीट जब आप बनाओगे ना, तो ये जो प्रोविजन फॉर टैक्स है ये एक लायबिलिटी बन जाएगी। बैलेंस शीट में प्रोविजन फॉर टैक्स विल बिकम अ लायबिलिटी, क्योंकि आप गवर्नमेंट को पे करोगे ना, तो प्रोविजन फॉर टैक्स टू बैंक हो जाएगा, और जो प्रॉफिट का फिगर है 70 वो आपके कैपिटल में ऐड हो जाएगा। और जर्नल एंट्री क्या हुआ प्रोविजन फॉर टैक्स का? जर्नल एंट्री हुआ सिंपल P&L अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर टैक्स 30। सिमिलरली अगर आपको प्रोविजन फॉर बैड डेट की अकाउंटिंग करने बोला, तो मान लीजिए आपका बोला आपका डेटर है 400 और आपको प्रोविजन फॉर बैड डेट बनाना है 2%, तो क्लोजिंग डेटर पे 2% का प्रोविजन फॉर बैड डेट बनता है, क्योंकि प्रोविजन फॉर बैड डेट वो पैसा जो अगले बार डूबने वाला है। आप अभी एंटिसिपेट करके लॉस को प्रीएम्प्ट कर रहे हो, पहले लिख रहे हो, तो वो डेटर के फिगर पे निकलता है। तो आपका प्रोविजन फॉर बैड डेट बन गया 8 करोड़ या 8 लाख रुपया का, मान लो 400 लाख है। इसका भी अकाउंटिंग वही होता है, P&L अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेट। तो जब आप PL बनाते हो तो इधर आपका इनकम आ गया, यहां एक्सपेंस आ गया, यहां पे आप प्रोविजन फॉर बैड डेट लिख दिए 8। अकॉर्डिंगली आपका नेट प्रॉफिट आ जाएगा। अब आप बोलेंगे सर इस प्रोविजन फॉर बैड डेट को बैलेंस शीट में कहां लिखना है? लायबिलिटी साइड में लिखना है क्या? नो, ये प्रोविजन फॉर टैक्स नहीं है, ये किसी को देना नहीं है, ये लायबिलिटी नहीं है, ये हम लोगों का डेटर का बैलेंस को कम करा जाएगा। तो हम लोग जब बैलेंस शीट में डेटर लिखेंगे तो डेटर इनर कॉलम में 400 लेस प्रोविजन फॉर बैड डेट 8 एंड वी विल राइट 392 हियर। Provision for tax is a liability, so written in the liability side. Provision for bad debt is a reduction in the value of the asset, so we will write it by deducting the debtors. सेम कॉन्सेप्ट आपको मालूम है प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन का भी है। वो असेट के ऊपर डेप्रीसिएशन, फिक्स्ड असेट का डेप्रीसिएशन होता है। उसमें क्या होता है, असेट को आप ओरिजिनल कॉस्ट पे मेंटेन करते हो और जितना भी डेप्रीसिएशन रहता है वो उसका एंट्री डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन लिखते हो। टू असेट नहीं लिख के टू प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन लिखते हो। तो सिंगल एंट्री के सम में भी अगर प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन वाला सम आ गया, हार्डली मेक्स अ डिफरेंस। सेम तरीके से उसका भी अकाउंटिंग हो जाएगा। देखिए मैं यहां पे बताता हूं। मान लीजिए ओपनिंग फिक्स्ड असेट 400, क्लोजिंग फिक्स्ड असेट 600। ओपनिंग प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन 100, क्लोजिंग प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन 130। नो असेट हैज बीन सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर। कोई असेट हमने बेचा नहीं है। तो इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि 400 से जो 600 बना असेट, 200 का असेट परचेज हुआ है। तो असेट परचेज का एंट्री क्या? असेट टू बैंक, कैश बुक में लिख दीजिएगा। और 100 से जो 130 का प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन बढ़ा है वो करेंट ईयर के डेप्रीसिएशन की वजह से बढ़ा है। दैट इज डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन। तो ये डेप्रीसिएशन पीएल में डेबिट कर दीजिएगा। अब आप जब क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाओगे तो कौन सा फिगर क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएगा? दिस 600 माइनस 130, 470। Because provision for depreciation will be shown by way of deduction from the respective asset. तो अपन माइनस करके दिखला देंगे। एकदम ध्यान से मेरी एक बात सुनिएगा। प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन तब गिरता है जब हम असेट सेल करते हैं, और प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन तब बढ़ता है जब हम डेप्रीसिएशन चार्ज करते हैं। कई लोग बोलेंगे जब हम असेट परचेज करते हैं। नो, डेप्रीसिएशन चार्ज करोगे तो प्रोविजन बढ़ेगा, असेट बेचोगे तो प्रोविजन गिर जाएगा। अब कॉन्सेप्ट क्या है देखो ना,
कि मान लीजिए मेरे पास एक असेट है 100 का ओरिजिनल कॉस्ट, हम उस पर ऑलरेडी डेप्रीसिएशन प्रोवाइड करके प्रोविजन में रख रखे हैं 60 लाख रुपया, 100 में से 60, तो मेरा 40 लाख का WDV हो गया। अब इस 40 लाख का WDV के असेट को मान लो हमने बेच दिया 30 में, तो मेरे को 10 का लॉस हुआ। लेकिन मेरे लेजर में असेट ओरिजिनल कॉस्ट पे मेंटेन्ड है, तो अगर लेजर में असेट ओरिजिनल कॉस्ट पे है, प्रोविजन अलग से है और हमको बेचे तो 30 लाख रुपया मिला, तो अभी मेरा एंट्री कैसा आएगा? कैश अकाउंट डेबिट 30, प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट 60, क्रेडिट बैलेंस है अभी डेबिट करके खत्म कर देंगे। लॉस अकाउंट डेबिट 10, लॉस ऑन सेल ऑफ असेट टू असेट अकाउंट 100। तो देखिए जब मैंने असेट बेचा तो मेरा प्रोविजन 60 से कम हो गया, गिर गया। क्रेडिट बैलेंस होता है प्रोविजन का, सेल करते वक्त डेबिट करना पड़ता है तो वो गिर जाता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट में इसका भयंकर प्रैक्टिस होगा, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में इसका बहुत प्रैक्टिस होता है। तो ये कॉन्सेप्ट प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन का। सो विद दिस हम लोगों का रिवीजन क्लास ऑन सिंगल एंट्री इज ओवर। ओके, अभी आप लोगों को एक बात बोल रहा हूं मैं, सुनिएगा अच्छे से, हाँ बहुत ध्यान से सुनिएगा। जब ना आप जैसे ये मेरा रिवीजन वाला क्लास आपने सुन लिया अच्छे से, अब आप लोग जब सम बनाएंगे ना, तो जैसे मैं देख रहा हूं मेरे एक्सरसाइज के कितने सम्स हैं, 12 सम्स हैं जो क्लास में मैंने कराए हैं। तो 12 सम अगर एक्सरसाइज के हैं तो आप इसमें से 4 सम पेपर पे सॉल्व कर लो और 8 सम कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लो। 4 सम में पूरा पीएल बैलेंस शीट बना करके, 8 सम रीडिंग करके। होमवर्क में मेरे टोटल मिला करके 22 सम है। बाईस में से आप 7 सम सॉल्व कर लो पेपर पे, 15 सम रीड कर लो। उसके बाद आप इंस्टीट्यूट का स्टडी मॉड्यूल निकाल लो, उसमें जितने भी इलस्ट्रेशन हैं, अगर आपको इन्हीं दोनों में से मिल जाते हैं तब तो उसको स्किप कर जाओ, और कोई भी नया सम मिलता है तो 3:7 के रेशियो में सॉल्व और रीड करके खत्म करो। और इंस्टीट्यूट का फिर एक्सरसाइज देख लो, इलस्ट्रेशन के बाद एक्सरसाइज, सेम कॉन्सेप्ट लगा करके खत्म करो। ठीक है, उसके तुरंत बाद क्या करो कि जो पिछले 4 टर्म का क्वेश्चन पेपर आया हुआ है उसको वेबसाइट से डाउनलोड कर लो। उनमें जो क्वेश्चन आए हैं सिंगल एंट्री के उनको कंप्लीट कर लो। और आरटीपी 5वां सोर्स, आरटीपी 5वां सोर्स क्यों बोले? क्लास वर्क मेरा, होमवर्क मेरा 2, इंस्टीट्यूट इलस्ट्रेशन, इंस्टीट्यूट एक्सरसाइज 4, 5वां इज क्वेश्चन पेपर, ये 6ठा। आरटीपी जो करंट वाली आई हुई है, अगर आपके पास 2-3 टर्म का आरटीपी है तो आप उस 2-3 टर्म के आरटीपी में सिंगल एंट्री का सब सेम सम मिलेगा मुन्ना, सेम सम मिलेगा, आप उसको निकाल करके कर लो। इसमें भी अगर आप रीडिंग करके कंप्लीट कर सकेंगे तो रीडिंग करके कंप्लीट कर लो। पूरी सिंगल एंट्री को करने में 3 दिन से ज्यादा का वक्त आप मत वेस्ट कीजिएगा या मत इन्वेस्ट कीजिएगा। ओके, 3 दिन लगेगा भी नहीं आपको, मैक्सिमम 2 दिन में हो जाएगा। थैंक यू।